हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। देखो, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की विशेषता बताना। वो विशेषता कुछ भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हो सकता है कि हम बोल दें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेडी जो है वो क्या है, प्रेटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैंने यहाँ पे इसकी क्या किया हूँ, तारीफ़ किया हूँ। लेकिन हो सकता है कि ये मैं सपोज बहुत अगली है, तो मैं इसको बोल दूँ ये बहुत अगली पर्सन है। ठीक है, मतलब बहुत बेकार आदमी है, मतलब चेहरे से, ठीक है, बदसूरत है, ये बहुत फेट मैन है। ठीक है, दिस काउ इज ब्राउन इन कलर, दिस इज 5 स्टार होटल, दिस सीन इज ब्यूटीफुल। ठीक है, दिस फ्लावर इज वायलेट इन कलर। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें है ना, वायलेट, ब्यूटीफुल, 5 स्टार, फेट, प्रेटी, अगली, ठीक है, ब्राउन, ये सब हमारे एडजेक्टिव है। मतलब हम विशेषता बता रहे हैं किसी भी वस्तु की। ठीक है, किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी बता रहे हैं कि ये चीज़ कैसी है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या कहता है कि जो ऐसे वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं किसके लिए, नाउन के साथ में या फिर प्रोनाउन के साथ में, जो उसके साथ में क्या ऐड कर दे, समथिंग टू इट्स मीनिंग, मतलब उसके मतलब में कुछ ऐड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल अभी इतने सारे बताया हूँ, पीछे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि वहाँ काला है, वहाँ गोरा है, वहाँ मोटा है। ठीक है, ये 5 स्टार होटल है, तो ये सब क्या है, हम कुछ बता रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। राइट, अब यहाँ पे क्या है, कैन आई बाय समथिंग, तो इस केस में ना समथिंग, सम मनी, सम टाइम, समथिंग, ये सब हमारा क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे अभी। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है, तो उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, बेटर तरीके से। उसके आगे हम और अच्छे से इसको डीपली हम इसको समझेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड। अच्छा, काइंड ऑफ एडजेक्टिव से पहले मुझे आपको एक चीज़ बताना है। ठीक है, एडजेक्टिव के हम दो यूज़ करते हैं। पहला तो होता है उसका एट्रीब्यूटिव यूज़, एट्रीब्यूटिव यूज़, और सेकेंड उसका यूज़ होता है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज़। अच्छा, अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, आपने बहुत पहले इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा जब बहुत ज़्यादा छोटे रहे होंगे, कि कोई भी सेंटेंस रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। अगर उसमें हम सब्जेक्ट को पहचान ले, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी चीज़ें हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे कि राम इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, और बाकी जितने भी चीज़ है, इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, ये सारी चीज़ हम प्रेडिकेट कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसका यूज़ देखो, एडजेक्टिव का दो यूज़ होता है इसमें, एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ होती है नाउन से पहले हमें बताती है, नाउन से पहले ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये चीज़ हमने नाउन में भी पढ़ी है, प्रोनाउन में भी पढ़ी है, वर्ब में भी पढ़ी है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, या तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, या तो सॉरी, या तो हमारा वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या, सी जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है हमारा, वो प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, प्रोनाउन है। ठीक है, ही, सी, इट, ये सब हमारे प्रोनाउन में आते हैं। इज हमारा यहाँ पे वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल के जस्ट बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही है, वो चीज़ आती है, देखो आर्टिकल के पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है। कोई चीज़ अगर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल के जस्ट बाद में आता है नाउन। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में देखो, अब यहाँ पे आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद में नाउन आया, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में नाउन के बारे में है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते कभी कि सी इज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल, क्योंकि देखो रूल तो क्या कहता है कि आर्टिकल के जस्ट बाद में क्या आता है, आर्टिकल के बाद में आता है हमारा नाउन। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं आता। अगर नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो आर्टिकल के जस्ट बाद में एडजेक्टिव या आएगा। ठीक है, और एडजेक्टिव नहीं आएगा तो क्या आएगा,
ओनली नाउन आएगा। ठीक, ये रूल भी प्लीज नोट डाउन करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे विशेषता बताया, मैंने तारीफ किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो गल क्या है हमारा, गल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर इस केस में ये नाउन है। ठीक है, गर्ल। अब ये जो नाउन है, अब हमने एट्रीब्यूट यूज देखा अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाउन से पहले ये आता है, तो ये नाउन है हमारा। इसके जस्ट पहले क्या आया हमारा, ब्यूटीफुल। दैट्स मीन ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज हैंडसम बॉय, ये सारी चीज़ें हमारा एट्रीब्यूटिव होता है। और प्रेडिकेटिव में क्या होता है कि नाउन से पहले जो आता है ना, अब नाउन के पहले यहाँ पे नाउन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे यू आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे देखो ऑनेस्ट तो हमारी यहाँ क्वालिटी हो गई, हमने किसी चीज़ की क्वालिटी बताई या फिर तारीफ करी, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद में नाउन लग रहा है क्या, नहीं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ सी इज प्रेटी, वो खूबसूरत है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसके बाद नाउन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ही इज इल, वो बीमार है। तो बीमार जो है हमारा स्टेट बता रहा है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि वो ही के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो इसके बाद में नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कहता आपसे क्या, सी इज प्रेटी की जगह में कहता कि सी इज प्रेटी गर्ल, ठीक है, तो हो फिर ये गर्ल आ जाएगा इसके बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन आ जाएगा। दैट्स मीन ये यहाँ पे यूज होगा इसका एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, नाउन से पहले। और इस केस में जहाँ पे नाउन अब्सेंट है उस केस को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ठीक, तो ध्यान रखना इसके दो यूज होते हैं एडजेक्टिव के, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज होता है नाउन के पहले और प्रेडिकेटिव में नाउन अब्सेंट रहता है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव यूज होने के बाद में नाउन नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव की ओर। तो एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, सबसे पहले तो ये देखो, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। हमने पढ़ा था स्टेटिव वर्ब, जिसके साथ में क्या लगता है, एडजेक्टिव। हमने पढ़ा था डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक के साथ में क्या लगता है, एडवर्ब। ठीक, ये सब हमने पढ़ रखा है। अच्छा, स्टेटिव वर्ब स्टेट बताता है, फीलिंग बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है ना। तो स्टेटिव वर्ब में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कोई चीज़ बताता है। ठीक, ऐसी चीज़ जो एक्शन, डायरेक्ट एक्शंस में मिसिंग रहता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड ऐसे हैं प्रेजेंट जो किस पे यूज़ होते हैं, ओनली एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि कुछ टाइम को डिनोट करते हैं, कुछ फीलिंग को डिनोट करते हैं, शेप को डिनोट करते हैं, टेक्सचर। अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, कैसा है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, रफ है, स्लिपरी है, तो ये सब हमारा क्या बता रहा है, कुछ वर्ड्स ही तो है ये, और इसी को तो हम एडजेक्टिव बोलेंगे क्योंकि ये किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, साइज़ की बात करूँ, बिग, स्मॉल, लार्ज, ठीक है, लिटिल, शॉर्ट, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, कुछ वर्ड्स है जो कि किसको बताते हैं, साइज, टेक्सचर, शेप, फीलिंग और टाइम। ये सब हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। टाइप की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव पहला हमारा, जिसमें हम बताते हैं, इसके अंदर मतलब क्या बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के या इंडिविजुअल की हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि ईच या फिर एवरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना ना, इस तरह से सोच लो आप। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव, आपने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है मेरे साथ में, दीज, दैट, दोस, है ना, ये सब चीज़ें, इसका बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया हूँ। तो वो सारी चीज़ें दोनों हैं, मतलब जो दीज है, दैट है, दोज है, ठीक है, एंड दीज है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, दोनों सेम है। ठीक, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये बताता है क्वालिटी, क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस। ठीक, इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, व्हाट, व्हिच, ठीक है, न्यूमरल में हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, प्रॉपर में हम किसी प्रॉपर चीज़ की बात करेंगे, ठीक है, पजेसिव में हम पजेसिव की बात करते हैं, जैसे हीज, हर, ठीक है,
आगे हम देखेंगे वैसे, ठीक है, एडजेक्टिव के टाइप्स। अब यहाँ पे आपको 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंट्रोगेटिव, न्यूमरल, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर एंड पॉसेसिव। लेकिन कई बार हमने अलग अलग बुक्स में हमारे कुछ 10 टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। अब वो 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? वो 2 है कंपाउंड एंड एम्फेसाइजिंग। अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव देखो, नाम से ही समझ में आ रहा, कंपाउंड, दैट्स मीन किसी चीज़ का है ये कॉम्बिनेशन, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे बोला है स्काई ब्लू ड्रेस, तो ये ड्रेस के बारे में बता रहा है कि किस कलर की है, ब्लू कलर की, लेकिन नहीं स्काई ब्लू। मतलब यहाँ पे देखो स्काई क्या है हमारा, स्काई हमारा नाउन है, ब्लू हमारा एडजेक्टिव है, ड्रेस हमारा नाउन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर इसमें हमारा पास नाउन 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 भी हो सकता है, या फिर डबल नाउन हो सकता है, जैसे कि 5 स्टार होटल। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 5 स्टार होटल, तो ये होटल हमारा नाउन है, लेकिन ये वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि होटल जो है ना वो एक्चुअल में 5 सितारा होटल है। तो ये भी तो एक्चुअल में नाउन है, लेकिन ये वर्क करेगा किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लग गया ना होटल के बारे में, ठीक है। तो यही है कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। तो कॉम्बाइन से बना है, इसलिए यहाँ पे स्काई ब्लू ड्रेस आया है, ड्रेस के बारे में बता रहा है, ड्रेस कैसा है, स्काई ब्लू है। तो ये कुछ यहाँ पे जॉइंट हुआ है, कुछ वर्ड्स और उसकी बाद ये मिलके बना हुआ है। तो एक रूल यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर लास्ट में डबल नाउन आ रहा है या ट्रिपल नाउन आ रहा है, और ये जो 2 नाउन है या फिर एक नाउन है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आखिरी लास्ट वाले नाउन के, तो वो बाकी जो नाउन है ना ये दोनों, वो वर्क करेगा एज अ एडजेक्टिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 स्टार होटल, ठीक। तो यहाँ पे जो होटल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि होटल कैसा है, 5 स्टार है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, एम्फेसाइजिंग की बात करते हैं। एम्फेसाइजिंग मतलब देखो, एम्फेसाइज मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को बड़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा जो फ्रेंड है वो एंग्री है, तो यार ये तो नॉर्मल है, एंग्री है, गुस्सा है, ठीक है, चलो, है ना, ये एडजेक्टिव हमने लगा दिया है। लेकिन मैंने इसमें और थोड़ा सा जोर देकर बात करूँगा अगर मैं, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ वेरी एंग्री ब्रो, उससे बात मत करना, वेरी, मैं एक्सट्रीम लगाऊंगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कॉफ़ी जो है हॉट है, ठीक है, कॉफ़ी क्या है, हॉट है, लेकिन मैं बोलूँगा कॉफ़ी एक्सट्रीमली हॉट है, तो एक्सट्रीम मैंने लगाया, वेरी लगाया, ये सब क्या है हमारे एम्फेसाइजिंग बताते हैं, मतलब जोर देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि इनको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी सीरीज़ में हम, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हो जाती है कंपाउंड और एम्फेसाइजिंग, ठीक है, काफ़ी इजीली हम इसको पहचान सकते हैं। बाकी जो सब चीज़ें सेम है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा क्या कहलाता है कि जैसे हमने नाउन में पढ़ा था, ठीक है, हमने नाउन पढ़ा था, कॉमन नाउन पढ़ा था, फिर प्रॉपर नाउन पढ़ा था, राइट। सेम वैसा यहाँ पर देखो, प्रॉपर नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन हमारा इंडिकेट करता है कि हम, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, तो इंडिया किसी कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर किसी प्लेस का नाम, नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो बिलोंग करेगा किससे, प्रॉपर नाउन से। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया इंडियन, तो वो अंडरस्टूड है कि ही इज़ बिलोंग्स टू इंडिया। मैंने चाइनीज़ बोला किसी को, अ चाइनीज़ पर्सन, तो मैं क्या बोलूँगा, समझ जाऊँगा कि वो जो बंदा है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, चाइना, चाइना से वो बिलोंग करता है। टर्किश बोल दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि वो तुर्की से रहने वाला है। अमेरिकन बोल दिया तो अमेरिका में वो रहते हैं वो लोग। तो यही है, नथिंग, प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ नथिंग, बट ये डेराइव्ड होते हैं प्रॉपर नाउन से, जो प्रॉपर नाउन है उनसे वो बनते हैं, ठीक। इंडिया में रह रहा तो इंडियन बोल दिया, चाइना में रह रहा तो चाइनीज़ बोल दिया, इस तरह की चीज़ें, ठीक। मूविंग हेड, आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव पे। हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था पॉजेसिव, ठीक है।
अब इसमें हम क्या बोलते हैं, मालिकाना हक शो करते हैं, यानी कि हम बताते हैं ऑनरशिप। हम क्या बोलते हैं कि दिस पेन इज़ माइन या फिर दिस इज़ माई पेन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हर चीज़ जो पोजीशन को बताती है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना, बस इतना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, माइन नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे हर्ष नहीं लिखा है, यहाँ पे हिम नहीं लिखा है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये नहीं है, केवल इतनी ही है। दिस पेन इज़ माई, दिस इज़ अवर पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हर पेन। ये सब चीज़ें जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाती है। तो केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ओनली ये है कि जैसे कि यहाँ पे माय आया है, यूर आया है, हिज आया है। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ हिज कार, दिस इज़ हर बैग, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, दिस इज़ अवर क्लासरूम, इट इज़ देयर हाउस। तो ये ओनली दीज आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा जो भी पोजीशन को शो कर रहा है वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे मैंने माइन लगाया। माइन क्यों आया ये भी आपको पता है, प्रोनाउन में आपने पढ़ चुका। तो ये चीज़ जो है ये भी पोजीशन को बता रहा है कि जो पेन है किसका है, मेरा है। लेकिन यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, केवल इतना ही है। ठीक, मूविंग एट। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे उसके बाद में नाउन का आना जरूरी है। तो ये रूल है, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई। तो एक बात बताओ, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं, दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। दिस इज माई, क्या दिस इज माई मतलब क्या भाई, क्या है तुम्हारा यहाँ पे? कुछ तो होगा, बुक होगा, कॉपी होगा, पेन होगा, मोबाइल होगा, है ना। तो ये सेंटेंस कैसा लग रहा है हमको? इनकम्प्लीट है। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लगा देंगे, क्या है, दिस इज माई बुक। आ गया भाई, ठीक है, कुछ तो आगे नाउन आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इस केस में क्या है, नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ तो इसके जस्ट बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, नाउन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब ध्यान दो, इट्स का मतलब इट्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब मैंने कहीं अगर इट में अपोस्ट्रोफी एस का साइन लगा दिया और यहाँ पर इसको इक्वल करके इट्स कर दिया तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, इट्स का मतलब होता है इट इज़। इट इज़ का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो इट इज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है हैवंट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, हैव नॉट का। ठीक, आपने इस तरह से देखा होगा। ठीक, शुडंट, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, शुड नॉट का। सेम यहाँ पे आपने वुडंट भी देखा होगा, शॉर्ट फॉर्म है किसका, वुड नॉट का। तो सेम यहाँ पे इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। ठीक है, इट्स ये पोजीशन को नहीं बता रहा है। ठीक है, पोजीशन को जो बता रहा है वो ये बता रहा है, ये। ठीक, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन को बताऊँ, ओनरशिप बताओ, ठीक है, या फिर मालिकाना हक शो करो, समथिंग दैट इज बिलोंग टू समवन, है ना, तो ये चीज़ मैं बताऊँ तो पहली बात तो देखो इट हमारा किसके लिए लगता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए लगता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो द कंपनी, कंपनी क्या हमारा, मेल है फीमेल है, क्या है, न्यूट्रल है ना, क्या लगाएंगे हम, इट इज, इट लगाएंगे ना। द कंपनी चेंज्ड हिज पॉलिसी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हिज, क्योंकि यहाँ पे मेल नहीं है। हर पॉलिसी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि फीमेल नहीं है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल ट्रीट करेंगे, कंपनी का नाम है, तो चेंज इट्स पॉलिसी आएगा, क्योंकि ये पोजीशन को बता रहा है, इसलिए पॉलिसी किसकी है, कंपनी की है, इसलिए यहाँ पे इट्स आया। ठीक, अब यहाँ पे इट इज़, ये वाला जो इट्स है जिसमें अपोस्ट्रोफी का साइन लगा हुआ है बीच में, उसका मतलब होता है इट इज़। और हमने देखा है कि इट का यूज़ किया जाता है किसके लिए, मेट्रोलॉजिकल थिंग्स के लिए, मतलब मौसम संबंधी, जैसे कि इट इज़ रेनिंग टुडे। ठीक है, इसके साथ में मे और माइट का भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है क्लास जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, क्लास देख सकता है। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर है क्या, इट्स वर्सेस इट्स। ठीक, एक में अपोस्ट्रोफी का एस है, एक में नहीं है। हिज एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस इज़ हिज कार,
तो यहाँ पे जो हिज है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और कार जो है हमारा नाउन है। हालांकि ये पोजीशन को बता रहा है, मतलब ये दोनों चीज़ें जो है, देखो दिस इज हिज कार, मतलब ये कार किसकी है, उसकी है, हिज। तो ये क्या बता रहा, पोजीशन, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। एंड अगर मैं यहाँ बोलूँ दिस कार इज हिज, तो यहाँ पर ये जो हिज है ना, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, और ऑब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। किसी चीज़ का नाम दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, क्या है ये, प्रोनाउन है, ठीक, राइट। तो यहाँ पर इसके दो केस हो सकते हैं, हिज के, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव में एक चीज़ बताया था कि केवल यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ, जैसे कि माय पेन, यूअर पेन, हर पेन, देयर पेन, ठीक है, देयर हाउस, तो ये सब चीज़ें हमारी पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाती है। लेकिन माइन, यूअर्स, हर्स, देयर्स, ये हमारी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होती है। मतलब हर चीज़ जो कि पोजेशन को शो करती है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिखा माय बुक, दिस इज़ माय बुक, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ हर बैग, इट इज़ देयर हाउस, राइट। तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव के बाद में जस्ट नाउन आ गया है, नाउन आ गया है, नाउन आ गया है और नाउन आ गया है, राइट। ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने केवल इतना बोला कि ये जो है ना, पेन जो है ना, दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है ना, ये मेरा पेन है भाई, किसी का नहीं, ये किसका है, ये मेरा पेन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट के पास भी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है क्या है, यस, दिस पेन, मतलब ये हमारा इस पेन की बात कर रहा है, ठीक है, पेन। अब यहाँ पे देखो नाउन है क्या, नहीं है, प्रोनाउन है क्या, यस प्रोनाउन तो है, लेकिन ये किसकी प्लेस पे, इट्स शो द वर्च्यू ऑफ पर्सन और अ थिंग, मतलब वो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, क्वालिटी, किसी की भी तारीफ कर रहा है। अब वो तारीफ पॉजिटिव वाली भी कर सकता है, नेगेटिव वाली भी, दैट्स मीन कि वो तारीफ कर रहा है, हो सकता है वो उसकी बेइज्जती भी कर दे, है ना, नेगेटिव मतलब बेइज्जती, ठीक है, मतलब कि वो काला है, वो गोरा है, वो बेकार आदमी, ही इज़ अ बैड मैन। अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड मैन तो वो तारीफ हो गई, ही इज़ अ गुड पर्सन। बट अगर मैं बोल दूँ कि ही इज़ अ बैड मैन, ही हैज़ अ बैड मैनर्स, ठीक है, ही हैज़ नो एटिक्यूट्स, तो ये सब चीज़ें क्या है, मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, बेइज्जत कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्वालिटी हम इसको यूज़ करते हैं, ये बताता है वर्च्यू, मतलब कुछ क्वालिटीज़ है, सद्गुण है पर्सन या थिंग्स के, वो बताती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने दो सेंटेंस लिखा हूँ, फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रेश। तो देखो ये जो फ्रेश है एक्चुअल में यूज होता है किसके लिए, फ्लावर के लिए। तो इस सेंटेंस में फ्लावर के लिए यूज हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूँ फ्रेश फ्लावर वर प्लग्ड, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो फ्लावर है उसके लिए फ्रेश यूज हो रहा है, मतलब ये जो फ्रेश है वो फ्लावर के लिए यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है, ठीक। अच्छा, इस सेंटेंस में फ्लावर प्लग वर प्लग्ड फ्रेश, मतलब फ्रेश तरीके से तोड़े गए हैं क्या, नहीं, फ्लावर फ्रेश थे उनको तोड़े गए हैं। आ रही बात समझ में, ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने फ्लावर के लिए फ्रेज यूज़ किया हूँ, जो क्वालिटी यूज़ किया हूँ किसके लिए यूज़ किया हूँ, फ्लावर के लिए। तोड़ने के लिए क्यों करूँगा भाई मैं, ये नाउन है क्या, नहीं, प्रोनाउन है क्या, नहीं, पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करूँगा ना। तो ये देखो ये थिंग है या फिर फ्लावर है ना, कोई चीज़ है, उसके लिए यूज़ करूँगा मैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ ए ऑनेस्ट ऑफिसर, इट वॉज डिफ़िकल्ट एग्जाम, दिस इज़ ए वुडन टेबल। तो ये जो ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, डिफ़िकल्ट है, वुडन है,
ये सब हमारा क्या है, क्वालिटी बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में, हॉनेस्ट ऑफिसर के बारे में, डिफ़िकल्ट एग्जाम का हम नेचर बता रहा है, ठीक है। वुडन टेबल के बारे में बता रहा है, टेबल का नेचर बता रहा है कि टेबल किससे बनी है, वुड की बनी है। दिस इज आयरन टेबल, अगर रहता तो वो आयरन की बनी रहती, ठीक। चलिए, तो ये सब हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी है या फिर डिस्क्रिप्टिव हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एडजेक्टिव क्वांटिटी पे। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्वांटिटी हमारा बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। एनी हो सकता है, सम भी हम यूज़ करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ कॉमन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जैसे कि सम का हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कुछ। मच का हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है अधिक। लिटिल का थोड़ा, अ लिटिल का थोड़ा सा, इनफ का पर्याप्त, ऑल का सारा, हाफ का आधा, नो का कोई नहीं, एनी का कोई भी, ठीक है। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने क्या लिखा, आई हैव सम वाटर। अब देखो, मैंने यहाँ पे वाटर यूज़ किया हूँ, वाटर के लिए मैंने क्या लगाया हूँ, सम लगाया हूँ, ठीक। ही हैज़ मच पेशेंस लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मच लगाया हूँ, यहाँ पे ये पेशेंस, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वाटर हमारा कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये हमारा जो है अनकाउंटेबल है। पेशेंस हमारा कैसा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, पेशेंस को गिन सकते हो क्या आप, एक पेशेंस, दो पेशेंस, नहीं, पेशेंस को नहीं गिन सकते। तो मच हमारा, देखो मच हमारा और सम हमारा किसके लिए यूज़ हो रहा है, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे काउंटेबल चीज़ होती तो उसके लिए हम मच की जगह क्या यूज़ करते हैं, मेनी यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इसको भी नोट डाउन करो। जो काउंटेबल चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, मच विल कन्वर्ट इनटू मैनी, मच की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी यूज़ करेंगे। मैनी बताता है किसको, प्लूरलिटी को, ठीक, लेकिन काउंटेबल के लिए, राइट। अब यहाँ पे लिटिल ऑफ, इनफ को तो आपको मतलब समझ में आ गया, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में मनी उसके पास, ठीक है। ऑल मिल्क इज स्पॉइल्ड, सारा दूध जो है वो कि खराब हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल, लिटिल का क्या मतलब है, ठीक है। लिटिल, हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अ लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल। साथ में, इसी के साथ में हम देखते हैं अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। अब इसका यूज होता है, देखो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हूं, ये यूज होती है हमारी किसके साथ में, अनकाउंटेबल के साथ में। अनकाउंटेबल ऐसी चीजें जिसको हम गिना नहीं जा सकते, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल थिंग्स, ठीक। और ये चीज होती है किसके लिए यूज, सारी चीजें, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, ये सब चीजें होती है काउंटेबल के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपके घर में है फ्रिज, आप अपनी माँ को बोल रहे हो कि मम्मी मम्मी प्लीज़ चाय बना दो। वो चाय जो क्या होती है, कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। जिसमें क्या डलता है, चाय पत्ती डलती है। चाय पत्ती कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। उसमें थोड़ा सा पानी डलता है। पानी कैसा होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, राइट। अब आपकी मम्मी ने खोला फ्रिज, आपकी मम्मी ने बोला यार इसमें तो दूध ही नहीं है, ठीक है। दूध जो बचा के रखा था सुबह वो ख़त्म हो गया, दूध ही नहीं है इसमें, चाय नहीं बन सकती। तो फिर आपने जाके देखा, आपने देखा कि उसमें थोड़ा सा है, ये जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा दूध है। तो आपने क्या बोला, मम्मी इसमें थोड़ा सा तो है, चाय तो बन ही सकती है, ठीक है। तो मम्मी ने क्या बोली, ठीक है चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भी था, ऑल दैट इज़ अवेलेबल, जिसमें जो भी बर्तन में यूटेंसिल में अवेलेबल था, वो आपकी मम्मी ने यूज़ करके उसका चाय बना दी, ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बोला लिटिल, मतलब पहला केस, केस नंबर 1, न के बराबर, ऑलमोस्ट ख़त्म। आपकी मम्मी ने पहले क्या बोला था कि दूध ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है, चाय नहीं बन सकती, ऑलमोस्ट न के बराबर। तो वो सेंस देता है हमारा लिटिल,
किसके केस में? अनकाउंटेबल थिंग्स के केस में। लेकिन काउंटेबल के चीज़ में फ्यू हमारा न के बराबर या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है वो उसके बारे में बताता है क्या? फ्यू। ठीक है, मतलब फ्यू और लिटिल सेम मीनिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक काउंटेबल के लिए और एक अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। फिर आपने जब जाके देखा तो आपने क्या बोला? नहीं, थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा सा। तो ये जो थोड़ा सा है वो हमारा सेंस देता है, मतलब उसका मतलब होता है अ लिटिल मिल्क वॉज प्रेजेंट इन द यूटेंसिल। दैट्स मीन कि थोड़ा सा मतलब चाय बन सकती है। ठीक है, और ये सेम मतलब होता है अ फ्यू का, मतलब थोड़ा, थोड़ा सा या थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब ये ना के बराबर नहीं है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, फ्यू मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन ये जीरो से नहीं है, ये जीरो से ज़्यादा है। और फिर आपकी मम्मी ने पूरा दूध यूज़ किया यूटेंसिल का। ठीक है, इसका मतलब ऑल दैट इज़ प्रेजेंट क्या है? ऑल दैट इज़ प्रेजेंट, उसको हमने यूज़ कर लिया और क्या बना लिया? चाय। ठीक है, तो द लिटिल हम यूज़ करेंगे उस केस में जब पूरा दूध हम यूज़ करेंगे जितना भी प्रेजेंट है उसका, तो वो हो जाएगा हमारा द लिटिल, और वो होगा अनकाउंटेबल केस में। और काउंटेबल की बात करूँगा तो वो सेम चीज़ यूज़ होगा द फ्यू के लिए। अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्रेंड्स है, मेरे पास मतलब कोई भी दोस्त नहीं है। ये मतलब नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, फ्यू या फिर लिटिल। ठीक है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा कि अ फ्यू फ्रेंड्स हैज़ केम टू विजिट मी, मतलब मुझसे मिलने आया कुछ फ्रेंड्स मेरे। अ फ्यू फ्रेंड दैट मीन थोड़े से, थोड़े बहुत जो मेरे दोस्त थे ना, वैसे तो है बहुत सारे, 100 की संख्या में है, थोड़े बहुत आओ, इक्का दुक्का आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो नहीं है, कम है, मतलब जीरो से थोड़ी ज़्यादा है, सॉरी, है ना, जीरो से थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़े बहुत फ्रेंड मेरे मिलने आए, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा? अ फ्यू फ्रेंड। अब मेरे कुछ फ्रेंड देखो जयपुर में हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, जबलपुर में, लेकिन मैं रहता छिंदवाड़ा में हूँ। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? जितने भी छिंदवाड़ा में मेरे फ्रेंड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है? CW है। ठीक है, छिंदवाड़ा का कोड। ठीक, तो ये छिंदवाड़ा में जितने भी मेरे फ्रेंड प्रेजेंट है वो सब मेरे से मिलने आए, मतलब ऑल दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस सिटी। ठीक है, मुझसे वो मिलने आए। तो मैं द फ्यू क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जो भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ऑल दैट इज़ प्रेजेंट, उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब ये यूटेंसिल में जितना दूध था उसका पूरा का हमने चाय बनाया। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इस मैटर की बात कर रहे हैं, इसमें जितना प्रेजेंट है। सेम यहाँ पे इस सिटी में जितना प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ऑल दैट इज़ प्रेजेंट, ऑल जो कि प्रेजेंट है वो सारे मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल का। ठीक, आप उसको ऐसा याद रख सकते हो, अ लिटिल मतलब एक लिटिल, मतलब जीरो से बड़ा क्या होता है? एक होता है, सॉरी उल्टा साइन हो गया ना। ठीक है, इस तरह से तो आप भी आप याद रख सकते हो कि जीरो से बड़ा है, लिटिल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, न के बराबर, द लिटिल ऑल दैट इज़ प्रेजेंट की हम बात यहाँ पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मच और मेनी के बारे में, जो भी जस्ट आपको मैंने बताया। मच यूज़ कर सकते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए, जस्ट अभी आपको बताया हूँ मैंने। अब यहाँ पे ध्यान दो एक और चीज़, मच का ज़्यादातर हम नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई सेंटेंस दे दिया, ठीक है, जैसे कि आई डोंट हैव मच मनी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ज़्यादातर इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये मनी जो है वो कैसा है हमारा, गिन सकते कि हम इसको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। ठीक है, मच क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल इसलिए यहाँ पे मच लगा। अगर सपोज यहाँ काउंटेबल होता, अगर मैं बोलता आई डोंट हैव मेनी कार्स, तो वो सही होता है क्या? क्योंकि कार हमारा गिना जा सकता है। मैनी किसके लिए लगाते हैं? कार के लिए लगाते हैं, लेकिन प्लूरल केस में लगाते हैं। अगर यहाँ पे ओनली कार रहता तो हम उस केस में मैनी नहीं लगाते। अगर वो कार्स है, मैनी मतलब प्लूरलिटी को बता रहा है ना, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमें आगे भी जो नाउन लिखेंगे वो उसको भी हम प्लूरल करेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना।
तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई डोंट हैव मेनी कार्स, ठीक है, ये भी सही है। और ये भी सही है कि आई डोंट हैव मेनी मच मनी। बस फ़र्क इतना है कि एक अनकाउंटेबल की बात कर रहा है और एक काउंटेबल की बात कर रहा है। अब हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव केस में अगर हम मच का यूज़ करते हैं तो वो यूज़ होता है अ लॉट ऑफ के साथ में। अब क्वेश्चन आपको एरर में कुछ भी दे देगा, जो एरर डिटेक्शन होते हैं इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपको दे देगा अ लॉट्स ऑफ दे देगा, ठीक है। तो ये ऑफ भी नहीं लिखना है हमें, ये ऑफ भी गलत है, अ लॉट्स भी गलत है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली अ लॉट ऑफ, ठीक। इसका मतलब होता है कि बहुत सारा, ठीक है। अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक। तो इसका भी डिफरेंस आप देख लो एक बार। मूविंग अहेड, अच्छा अब यहाँ पे देखो, मच और मैनी के साथ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सो और टू भी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मच भी हो सकता है, सो मैनी भी हो सकता है, टू मच भी हो सकता है, टू मैनी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देर इज़ टू मच नॉइस, देर इज़ टू मैनी पीपल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये मच नॉइस के लिए आया है। मच क्यों आया है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। नॉइस कैसा है, अनकाउंटेबल है। पीपल हमारा काउंटेबल है, तो उसके लिए क्या आता है, हमारा मैनी आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एनी का यूज़ हम कैसे करते हैं, एनी का मतलब होता है कोई। जैसे कि आई शेल नॉट बाय एनी मटेरियल, मैं कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा इस शॉप से, इसका मतलब ये है। तो ये नेगेटिव में हो गया। अगर मैं क्वेश्चन पूछता, फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ में ना हम सम का यूज़ करते हैं, खासकर एफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे कि आई सेल बाय समथिंग फ्रॉम दिस शॉप, मतलब कोई चीज़ जो कि स्टेटमेंट है किसी का, मतलब ये किसी ने तो बोला होगा कि भैया मैं जो हूँ ना वो खरीदूंगा समथिंग, कुछ चीज़ आपकी दुकान से, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है किसी पर्सन का। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ नहीं कर सकते। तब हम एनीथिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में एनी को रिप्लेस करता है सम, ठीक। चलिए, हालांकि ध्यान दे, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लो। कोई चीज़ अगर रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट जैसे कि कैन आई बाय समथिंग, अगर मैं रिक्वेस्ट की बात करूँ, कैन आई बाय समथिंग, ठीक है, मतलब मैं कुछ सामान खरीद सकता हूँ क्या, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं कमांड की बात अगर करूँ, जैसे कि कैन आई बाय समथिंग फ्रॉम योर शॉप हो गया, तो यहाँ पे एनीथिंग की जगह क्या है, सम आया। कैन आई हैव सम मनी, वाई डोंट यू टेक समथिंग, तो यहाँ पे इसने क्या एक अपना रिक्वेस्ट किया है, मतलब सजेशन किया है, सजेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कमांड सजेशन के केस में हम एनी को रिप्लेस करके सम लिखते हैं। तो ये नोट भी, इसको ये रूल भी नोट कर लो आप, ठीक। मूविंग अहेड, एडजेक्टिव नंबर पे आते हैं। अब देखो, एडजेक्टिव नंबर क्या होते हैं, हमारे ऐसी चीज़ें जो नंबर्स बताते हैं, मतलब वो चीज़ें कितनी हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, नंबर्स के बारे में बता रहा है। अब ये दो चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। इसमें पहली चीज़ होती है हमारी ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं पोजीशन। प्लीज़ नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, ठीक है। पोजीशन या फिर बताते हैं हम ऑर्डर, और ऑर्डर से ही इसका नाम बन गया ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। अब जैसे मैंने किसी का ऑर्डर बताया कि वो क्लास में कैसा आया है, फर्स्ट नंबर पे आया है, सेकंड पे आया है, या फिर थर्ड पे आया है, तो ये मैंने ऑर्डर बताया ना, रैंक बताया, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। लेकिन ऑर्डिनल नंबर जो है वो केवल काउंट बताता है, काउंट या क्वांटिटी, या फिर काउंट या क्वांटिटी को, मतलब कि 1 2 3 4, उस क्लास में कितनी बेंच है, 3 बेंच है, 4 बेंच है, 5 बेंच है ना, इस तरह से चीज़ें। तो ऑर्डिनल नंबर पोजीशन या ऑर्डर बताता है कि वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। और ये कार्डिनल जो है वो एग्जैक्ट काउंटिंग बताता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 वाली, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है जिसमें हमारा ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर है। ये बताता है
कि जो पर्सन या थिंग है वो और किस ऑर्डर पे है, किस नंबर पे है, रैंक या पोजीशन ऑर्डर को बताता है। ठीक, मूविंग अहेड। अब आते हैं हम डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाम से स्पष्ट में समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से कि डिफाइन है ये कोई चीज़। डिफिनिट मतलब वो चीज़ क्या है, डिफाइन है, हमें पता है। नंबर, हमें क्या पता है, नंबर, क्योंकि डिफाइनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिफाइन है वो नंबर जो कि क्या है, वो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 3 बेंचेस ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ जो है डिफाइन नंबर में, अब यहाँ पे इसने नंबर में डिफाइन कर दिया फर्स्ट 3 बेंचेस, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव डिनोट कर रहा है एग्जैक्ट नंबर या ऑर्डर को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोला इसको, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। आई बात समझ में? नाम में इसका काम छुपा होता है, सबसे बढ़िया ट्रिक है। ठीक, आपने अगर बायो पढ़ी होगी तो बायो में भी सेम चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल्स, तो बायो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, लाइफलेस मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड्स द लाइफ, बायो मतलब लाइफ, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब इनके शब्दों में छुपा होता है और हमें वही समझना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखोगे आप। सो दिस एडजेक्टिव डिनोट एग्जैक्ट नंबर या फिर ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो द फर्स्ट 3 बेंचेस ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताऊँ, तो यहाँ द फर्स्ट लिखा है मतलब ये फर्स्ट है, और यहाँ पे 3 बेंचेस है, मतलब एक ऑर्डिनल नंबर है और एक यहाँ पे क्या है, एक हमारा कार्डिनल नंबर है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर हमारा पोजीशन या ऑर्डर को बताता है। तो एक रूल यहाँ पे एक और नोट करो आप, अगर आपको ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर साथ में आए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप ऑर्डिनल नंबर, फिर बाद में लिखोगे कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कैसा है, फर्स्ट, द फर्स्ट। हम ऐसा नहीं लिख सकते द 3 फर्स्ट बेंचेस ऑफ दिस क्लास, हम ऐसा नहीं लिख सकते, प्लीज़ नोट करो, हम नहीं लिख सकते ऐसा। कैसा, द 3 फर्स्ट बेंचेस ऑफ दिस क्लास, ऐसा नहीं लिख सकते, हम केवल ऐसा ही लिखेंगे द फर्स्ट 3 बेंचेस। क्यों? क्योंकि 3 हमारा कार्डिनल नंबर है और ये द फर्स्ट जो है ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है, तो ऑर्डिनल नंबर पहले आ जाएगा और कार्डिनल नंबर बाद में आएगा, और तब जाके ये हमारा सीक्वेंस सही होगा, ठीक है। प्लीज़ ये रूल भी नोट करो जो आपको अभी मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडिफिनिट मतलब हमें डिफाइन नहीं है, कोई चीज़ जो है हमें डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है। न्यूमरल मतलब नंबर्स, ठीक। फॉर एग्जांपल फ्यू, अभी हमने देखा इसका मतलब क्या होता है, मैनी, प्लूरलिटी के लिए यूज़ होता है, काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। लेस, मोर, ज़्यादा, ठीक है। सम, इसका भी यूज़ देखा। एनी, इसका भी यूज़ देखा हमने, ठीक है। लेस, लिटिल, फीवर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना ये क्वांटिटी को शो करता है, और फीवर जो है ना ये हमारा नंबर को डिनोट करता है। प्लीज़ इसको नोट करो एक बार, ठीक है। लेस जो है ये हमारा शो कर रहा है किसको, क्वांटिटी को, और फीवर जो है वो नंबर्स को डिनोट करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा है, नेट नॉट लेस देन या फिर नो फीवर देन 10,000% डाइड इन द गुजरात अर्थक्वेक। अब यहाँ पे इसका मतलब अगर आप देखने जाओगे, निकालने जाओगे, तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें सेम ही तो है। नॉट लेस देन मतलब कि ये 10,000 लोग से कम तो मरे नहीं होंगे, या फिर नो फीवर देन, ठीक है। तो ये दोनों का सेम मतलब हमें यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, और हमें क्या लगता है कि दोनों ही सही है। लेकिन वास्तव में क्या है, हमारा जो फीवर है वो यहाँ पे नंबर्स को डिनोट करता है, और नंबर देखो क्या है यहाँ पे, 10,000 का यहाँ पे नंबर है, और नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं फीवर को। नो फीवर देन 10,000% डाइड इन द अर्थक्वेक। तो हमारा आंसर होगा ये हमारा सही होगा, नॉट लेस देन नहीं होगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने बताया था ईच एंड एवरी आता है, मतलब कोई चीज़ हम मान लो बांट रहे हैं या फिर थप्पड़ बांट रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, कोई अगर 2 चीज़ है, 2 पर्सन है, हम क्या बोलेंगे, दे स्लैप्ड ईच अदर, है ना। ईच यूज़ करेंगे 2 के लिए,
ठीक है, मतलब ईच यूज़ होता है लिमिटेड नंबर के लिए, तो इसको भी नोट कर लो आप। ईच यूज़ होता है लिमिटेड नंबर के लिए, और एवरी यूज़ होता है व्हेन नंबर इज़ नॉट लिमिटेड। मान लो 2 से ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि कोई पर्सन आया, जितने लोग बैठे थे यहाँ पे एवरी पर्सन उनको थप्पड़ मार के चला गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हूँ, एवरी, जो कि यूज़ होता है नॉट लिमिटेड पर्सन के लिए, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं। 2 की बात करूँगा तो ये तो लिमिटेड है, 2 ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लिमिटेड हमें नहीं पता कितने हैं, बट एवरी मतलब सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ईच एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट, सो विच इज़ द राइट आंसर, वी हैव टू टेल। ईच डे इज़ इम्पोर्टेंट होगा या एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट होगा, क्या गलत है क्या सही है, प्लीज़ टेल। देखो आपको एक गजब का रूल बताने वाला हूँ, बहुत गजब का रूल है, ठीक है। मान लो आपको स्कूल में मिला है प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 7 दिन तक, मतलब 7 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है। तो ये जो 7 दिन है आपके, वो क्या बन जाएंगे, वो आपके ईच डे बन जाएंगे, मतलब ईच डे इज़ इम्पोर्टेंट। ईच क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, इस केस में 7 दिन जो है वो हर 7 दिन आपका इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि यहाँ पे जो डे है ना वो आपकी लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड नंबर है, मतलब 7 दिन है तो 7 ही दिन को 7 दिन के अंदर ही आपको जमा करना है, ठीक है। और मान लो कोई कॉमन पर्सन है, बस पढ़ रहा है, कुछ और वर्क कर रहा है, तो उसके लिए तो एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट है ही। फॉर एग्जांपल टीचर तो रोज़ पढ़ाता ही है, तो उसके लिए एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो लिमिटेड नहीं है ना, डेज, नंबर ऑफ डेज लिमिटेड नहीं है, ठीक। मतलब केवल उसको 10 दिन थोड़ी पढ़ाना है, उसको 12 दिन थोड़ी पढ़ाना है, उसको तो पूरा साल भर ही पढ़ाना है। आई बात समझ में। तो हम प्रोजेक्ट की अगर बात करें, आपका प्रोजेक्ट सबमिट होने वाला है, तो आप क्या यूज़ करोगे कि आपके लिए ईच डे इज़ इम्पोर्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास जो है डे की वो लिमिटेड है, ठीक। यही फ़र्क है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड पे। देखो एक होता है अदर में 2 पर्सन होते हैं, या फिर 2 चॉइस हो सकती है, पहली या फिर दूसरी। तो हम अदर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है दूसरा नंबर वाला, ठीक है, द सेकंड ऑफ द टू, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कॉल द अदर बॉय हु इज़ विथ यू, मतलब उस दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। एक होता है अदर्स, इसका मतलब होता है दूसरे का। अगर हम बोलते ना, कैसा हम बोलते ना, थिंक अबाउट अदर्स, इसका मतलब क्या है कि दूसरों का सोचो, दूसरे का अच्छा सोचो, ठीक है। एनोदर को यूज़ कैसे करते हैं हम, इसका मतलब होता है एनोदर मतलब एडिशनल वन, मतलब इसमें एक आदमी आके जुड़ जाएगा, हम वन मोर की बात करेंगे इसमें, वन मोर। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अनदर बॉय आल्सो, मतलब देर इज़ वन मोर बॉय आल्सो, ठीक है। आई बात समझ में, प्लीज़ इसको भी नोट डाउन करो। डिफेंस एग्जाम में CDS, FCAT, CFEF आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां आप फंस सकते हो, हालांकि SSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। चलिए मूविंग अहेड। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव दैट्स मीन विस्मय आदि जो चिन्ह लगता है ना इसमें, जैसे कि ये यहाँ पे वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, हम इस तरह से यूज़ करते हैं ना। तो ये क्या है हमारा, ये जो साइन है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्या, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कोई भी जब हम इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर दुख हो जाते हैं, ग्रिफ आ जाता है, दुख आ जाता है बहुत सारा, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई सरप्राइज़ मिला तो मैं क्या बोलूँगा, वाह व्हाट अ सरप्राइज, है ना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ स्प्लेंडेड बाइक, व्हाट अ स्प्लेंडेड बंगलो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारी इमोशंस को बताता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। पहचानने का तरीका सिंपल है, ये साइन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब विच, वाट, जैसे कि विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, है ना, वाट पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोगेटिव में आती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा, सेम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ठीक है, जैसे कि दिस, दैट, दोज, ये सारी चीज़ें हमारा जो प्रोनाउन में पढ़ा वो एडजेक्टिव भी है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सब चीज़ें वहाँ से कवर कर लोगे। ठीक है, इसका मैंने डिफरेंस भी आपको बताया था कि दिस एंड दोज में क्या डिफरेंस है। ठीक, दिस बॉय की मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बॉय है जो यहाँ पास में है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे बॉय आया। ठीक, अगर मैं बोलूँ दिस तो यहाँ पे प्लूरल है, तो ये पास में कोई चीज़ मेरे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रेंड, दीज आर माई फ्रेंड। अगर मैं किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ डिमॉन्स्ट्रेट करके कि जो देखो ये जो दीज पीपल आर है हेयर, जो है ना, जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो मेरे फ्रेंड है। अगर वो फ्रेंड मेरे दूर बैठे हैं, बहुत दूर, मैं यहाँ हूँ, तो मैं दूसरे को क्या बताऊँगा, देखो दोज आर माई फ्रेंड, दोज पीपल जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो मेरे फ्रेंड है। ये भी प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, जो पास में वो भी प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़र्क यह है कि जो पास है वो उसके लिए दीज यूज़ हो रहा है, जो दूर है उसके लिए दोज यूज़ हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक रूल देख लो, दीज एंड दोज आर रॉन्गली यूज विद सिंगुलर नाउन लाइक काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ। तो दीज एंड दोज सॉर्ट ऑफ के साथ में या काइंड ऑफ के साथ में कभी भी नहीं आएगा। काइंड सॉर्ट सिंगुलर नाउन है, इसलिए अगर आप दिस दैट यूज कर रहे हो, काइंड भी सिंगुलर रहेगा। अगर आप दीज दोज यूज कर रहे हो, काइंड्स सॉर्ट्स प्लूरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हर साल आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो या 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एडजेक्टिव्स का हम कंपेयर करते हैं तो देखो, इसमें 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, जिसमें केवल एक ही केस रहता है, जिसमें केवल एक ही एडजेक्टिव की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बिग सिटी की बात किया तो मैंने बताया कि मेरठ जो है वो बिग सिटी है। अब यहाँ मैं किसी से इसकी कंपेयर नहीं करूँगा कि भैया जो मेरठ है इज़ बिगर देन नोएडा, है ना, इस तरह से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, है ना, तो मैं केवल यहाँ पॉजिटिव डिग्री दूंगा, मतलब केवल एक ही चीज़ रखूँगा, ना कंपेयर करूँगा ना कुछ करूँगा, बस उसकी मैं तारीफ़ करूँगा। ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ प्रेटी गर्ल, है ना, इस तरह से। ठीक, कंपेरेटिव में मैं क्या करूँगा, केवल कंपेयर करूँगा। इसमें 2 केस आएंगे। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो मेरठ है ना वो बिगर देन गाजियाबाद है, कंपेयर करूँगा। सी इज़ बेटर देन एनीबडी इन एल्स इन द स्कूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ इसका, सी का, स्कूल के ग्रुप से, है ना, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कंपेरिजन मतलब 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, मेरठ और गाजियाबाद के बीच में कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ भी कर सकता हूँ, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली का कर सकता हूँ, स्ट्रीट ऑफ मुंबई से, है ना। ठीक, तो ये सब चीज़ें आगे और उसको डिटेल में देखेंगे हम। एक होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें 2 से ज़्यादा केस होते हैं और यहाँ पर हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सुपर डुपर बताते हैं, मतलब कि जो मेरठ है ना बहुत बिगेस्ट सिटी है, ठीक है, वेस्ट यूपी की, हम इस तरह से बताते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कंपेयर 2 से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं यूपी के अदर पार्ट है ना, अदर सिटीज़ है ना, उससे कर रहा हूँ। मतलब एक सिटी नहीं, 2 सिटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिटी, 2 से ज़्यादा सिटी के वहाँ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। हो सकता है वो ग्रुप हो, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मैं सबसे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं आप। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास 3 चीज़ें होती है। पहला तो हमारे पास होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, दूसरा होता है हमारा कंपेरेटिव, और तीसरा होता है हमारे पास सुपरलेटिव। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, जिस तरह से हमारा बेस का वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना,
जैसे कि वर्क, ईट, रन, ठीक। ये सब चीज़ें हमारा बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं। सेम इसी तरह से हमारा ये पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसी होती है हमारी बेस एडजेक्टिव, ठीक। कंपेरेटिव की मैं बात करूं तो ये है, हम इसमें कंपेयर करते हैं, किसका कंपेयर करते हैं, बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। दो लोग हो सकते हैं, दो प्लेस हो सकती है, टू पर्सन या थिंग्स, ठीक है। और सुपरलेटिव में हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं सबसे, सबसे कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे में मतलब वो दो से ज़्यादा हो सकता है, मतलब इसमें ग्रुप हो सकता है एक, ठीक है। किसी भी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने क्या बोला कि कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा ओल्ड पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ज़्यादा वीक है, कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम इस तरह से उसको बोलते हैं कि ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ ओल्ड मैन, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ वीक मैन, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, क्योंकि इसमें एक ही केस है, ठीक है। मैंने ना इसमें कुछ कंपेयर किया हूँ, ना दो पर्सन के बीच में, ना थिंग्स के बीच में, ना किसी ग्रुप में, ठीक है। बस मैंने इसका तारीफ कर दिया हूँ, ठीक है। अब कंपेरेटिव में क्या होता है, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं दो चीज़ों से या दो पर्सन से, ठीक है। जैसे कि सी इज़, ही इज़ वाइजर देन सी, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, इसमें हम एक चीज़ लगाते हैं और वो चीज़ है आर या फिर ई आर, ठीक है। अगर मैंने बोला इसमें वाइज, तो कंपेरेटिव में जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइजर। ओल्ड का अगर मैं बोलूँगा तो ये ओल्डर बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग का बोलूँगा तो ये स्ट्रॉन्गर बन जाएगा, वीक का क्या बन जाएगा, वीकर, और ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, ब्यूटीफुलर नहीं, ब्यूटीफुलर नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान दो, आर किस में लगता है और ई आर किस में लगता है। जो सेंटेंस जिसमें पहले ही ई हो जाए बस उसमें लास्ट में आर लगा देंगे तो ये वाइजर बन जाएगा, मतलब लास्ट में ई आर आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पहले से ई था तो मैंने केवल आर लगाया, अब इसमें ई नहीं है लास्ट में तो मैंने इसमें ई आर लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंपेरेटिव बन गया, ठीक है। अब ऐसे केस में जो ब्यूटीफुल वाला केस है, अब पहली बात तो इसमें मैं ब्यूटीफुलर लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अवेलेबल है, प्रेजेंट है, जिसका जो बेस फॉर्म है कंपेरेटिव में जाके ई आर नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल है ना, क्यों है, इसका एक रीज़न है। अगर आप बोलोगे वाइज तो एक बार में आप इसको प्रोनाउंस कर पाओगे, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ठीक है। तो एक बार में बोल सकते, एक बार में बोल सकते हो, मतलब वन सिलेबस है इसका, मतलब एक बार में अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हो एक साउंड में, ठीक है। इसका जो साउंड देखते हैं हम, ठीक है, इसका एक साउंड में आ रहा है तो ये एक सिलेबस वाले वर्ड है, तो इसमें ई आर या लगता है, और सुपरलेटिव में लगता है ई एस टी, ठीक है। ही इज़ वाइजेस्ट, ही इज़ ओल्डेस्ट, ही इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज़ वीकेस्ट, इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक। अब ब्यूटीफुल का क्या होगा, क्योंकि यहाँ हम जो उसको साउंड करेंगे, मतलब इसका जो प्रोनाउंस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल, मतलब इसमें हम 2 से 3 साउंड निकल रहा है इसका, मतलब ब्यूटी एंड फुल, मतलब ये टुकड़ों में निकल रहा है, एक साथ नहीं निकल रहा है, ठीक है, प्रोनाउंस करने पे, बोलने पे। इसलिए हम इसका ब्यूटीफुल का हम कुछ नहीं लिखते, बस इसका हम मोर ब्यूटीफुल लिख देते हैं, मतलब इसके सामने हम मोर लगा देंगे, ठीक, मोर ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एक बार में बोल सकते हो कि नहीं, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो हम ये 2-3 साउंड लग रहा है बोलने में, है ना, टाइम लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो हम इसके साथ भी हम मोर इंटरेस्टिंग लगा देंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन फ्रेंच, ठीक। सुपरलेटिव की मैं बात करूँ तो यहाँ वाइजर है तो ये क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा,
EST लगा दूंगा लास्ट में। ओल्ड है, ओल्डेस्ट लगा दूंगा। स्ट्रोंगर है तो स्ट्रोंगेस्ट लगा दूंगा। वीक है, वीकर है तो वीकेस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस केस में तो मैंने यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लगा दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, मतलब मैंने इसकी क्लास में कंपेयर किया, किसी ग्रुप में कंपेयर किया कि वो कैसी है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है इन द क्लास। ठीक है। अगर मैं बोलूँ सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, मतलब वो अपनी बहन से ज़्यादा सुंदर है। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया बिटवीन टू पर्सन। आई बात समझ में? तो ये कुछ डिग्रीज होती है। ठीक है। तो कुछ वर्ड होते हैं जिनका साउंड हम एक ही बार में बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वन सिलेबस वर्ड, जैसे कि वाइज, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक। और कुछ होता है जो कि 2-3 साउंड में हम इसको बोलते हैं, बोलने में 2 या 3 आवाज़ से हमें बोलना पड़ता है, जैसे कि ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन हो रहा है, 2 पार्ट में हम इसको बोल पा रहे हैं, एक में नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मोर लगाएंगे। ब्यूटीफुलर नहीं होगा कभी। ठीक है। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है। अगर मैंने लिखा इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग देन फ्रेंच। अब देखो, जब भी हम कंपेयर करेंगे ना, तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी पर्सन का हमने कंपेयर किया थिंग्स के साथ में। ठीक है। या थिंग्स का कंपेयर किया पर्सन के साथ में। हम पर्सन का करेंगे पर्सन के साथ में, थिंग्स का करेंगे थिंग्स के साथ में। ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंग्लिश का हम कंपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश का इंग्लिश के साथ में ही करेंगे। इंग्लिश का सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश का कंपेयर मतलब सब्जेक्ट का कंपेयर हम किसी और दूसरी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन फाइटिंग। भाई ये कहाँ की चीज़ हो गई? कंपेयर सेम चीज़ के साथ में होती है। पर्सन का पर्सन से कर लो, थिंग्स का थिंग्स से कर लो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कर लो। ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मतलब ये सब्जेक्ट है और फाइटिंग कहाँ, मतलब बहुत अंतर है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरेस्टिंग आप बोल के देखो एक बार में नहीं बोल पाओगे, 2 या 3 आवाज़ आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है ना, इन बोल रहे हो पहले आप, फिर ट्रेस्ट बोल रहे हो, फिर ING बोल रहे हो, है ना। तो इसके साथ में क्या आएगा, इंटरेस्टिंगर आएगा कि नहीं? कंपेयर कर रहा हूँ मैं तो क्या आएगा, मोर इंटरेस्टिंग। मोर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये 2 चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ। टू थिंग्स कौन सी है? फ्रेंच है और इंग्लिश है, उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन फ्रेंच, मतलब फ्रेंच से ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक हमें लगती है। ठीक है। आई बस समझ में? अगर मैं बोलूँ सी इज देन हर सिस्टर, क्या आएगा यहाँ पे? मोस्ट आएगा या मोर आएगा? यहाँ पे भी देखो, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है हमारा, मतलब एक पर्सन ये है ना। तो मतलब 2 चीज़ के बीच में कंपेयर हो रहा है। कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव के लिए क्या आएगा, मोर आएगा। क्यों मोर आएगा? क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है हमारा, वो हमारा 1 सिलेबस वाला सेंटेंस नहीं है। बोलने में 2-3 आवाज़ लग रहा है, मतलब इसका मैनी सिलेबस है। ठीक है। मतलब सिलेबस मतलब कि बोलने में जो, अगर एक बार में बोल पा रहे, जैसे वाइज, तो वाइज एक बार में बोल पा रहे, इसका मतलब उसका 1 सिलेबस है। और 2-3 शब्द लग रहे हैं तो उसका 2 या 3 सिलेबस है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है। इसलिए सिलेबस से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो इसका क्या आएगा, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब ये ध्यान हमेशा देना कि जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो लास्ट में देन लगाते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ ही इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा? अब मुझे बताओ। देन ही इज़ ब्रदर, ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग देना आएगा, स्ट्रॉन्गर देना आएगा? कंपेयर किसके बीच में, और उसके भाई के बीच में और उसके बीच में हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ना आके क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर क्यों आया, मोर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 1 सिलेबस वाले वर्ड है, एक बार में हम इसको बोल पा रहे हैं। सेम यहाँ पे अगर वो वीक रहता तो वीकर आता। ठीक है। वाइज रहता तो वाइजर आता। ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, ये हो गया कंपेरिजन वाले। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है।
सुपरलेटिव में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो ये क्लास एक ग्रुप है, मतलब क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ कि उस ग्रुप के अंदर सबसे जो खूबसूरत लड़की है वो कौन है, ये है सी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं मोस्ट ब्यूटीफुल लगाया, ब्यूटीफुल के लिए ही मैं मोस्ट लगाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट। अगर मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूँगा, सारे सब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्यों मोस्ट? क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग भी और ब्यूटीफुल भी दोनों हमारे एक सिलेबस वाले वर्ड नहीं है, 2-3 सिलेबस इसके होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इंग्लिश इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द ऑल सब्जेक्ट, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मैं मोस्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं अगर मोस्ट का यूज़ ना करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ही इज ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। तो यहाँ पे भी मैं एक विलेज लिया हूँ, दैट्स मीन मैंने कोई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने 2-4 लोगों से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब किसी ग्रुप में की मैं बात कर रहा हूँ कि इस ग्रुप में ना, यानी कि इस विलेज में ना, ये जो आदमी है ना भाई सबसे ज़्यादा ओल्ड है, इसकी उम्र पता है कितनी, 150 साल है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ इसका कुछ कंपेरिजन कर रहा हूँ, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो यहाँ पे क्या लगता है, ओल्डेस्ट लगता है, वीकेस्ट लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज़ होता है अपने आप को सुपर बताना, सुपर से भी ऊपर बताना, ठीक। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, कंपेरेटिव पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, सुपरलेटिव डिग्री। इसका डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से बता दिया हूँ। अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसका सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री सब अलग अलग होता है, जिस तरह से वर्ब का होता है ना। अच्छा, वर्ब में ज़रूरी थोड़ी कि अगर कोई चीज़ है, रन है, जैसे गो है तो वेंट है, फिर गोन है ना, तो अलग अलग चीज़ आती है। किसी की चीज़ में सेम आती है, जैसे टेलीकास्ट है तो सेकंड डिग्री भी इसकी टेलीकास्ट होगी, थर्ड भी टेलीकास्ट ही होगी, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें सेम रहती है, कुछ कुछ चीज़ें गलत अलग रहती है। बाकी रूल तो हमने इसमें पढ़ दिया कि इसमें आर और ई आर लगता है, इसमें ई एस टी लगता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें नहीं लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुड की बात करूँ, ठीक है, गुड, तो उसका कंपेरेटिव अगर मैं करूँगा तो वो हमारा बेटर बन जाएगा, ही इज़ बेटर, और बेटर के साथ में क्या लगेगा, देन लगेगा, ठीक है। कंपेरेटिव हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, देन लेता है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो गुड, बेटर, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, सेम चीज़ बेट के साथ में होती है। बेट हो गया हमारा सेकेंड, हमारा अगर कंपेरेटिव की बात करूँ तो वर्स हो गया, और हमारा सुपरलेटिव की बात करूँ तो वर्स्ट हो गया, ठीक। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस बुक इज़ गुड, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, हमें पहचानना आना चाहिए, अभी इतना पढ़ा है हमने, है ना। दिस बुक इज़ बेटर देन, अब यहाँ पे बेटर देन आ गया, ई आर लग गया, कंपेरेटिव है, दैट वन, है ना, मतलब वो उस वन से, दैट वन, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। दिस द बेस्ट बुक, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव, ठीक है। बुक इन द क्लास, क्लास मतलब होल या फिर किसी ग्रुप में से हम बात करते हैं, ठीक। चलिए अब कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड को देखते हैं हम। लेटेस्ट हमारा टाइम और लेटर दोनों हमारा टाइम को बताता है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब जो रिसेंटली कोई चीज़ हुई है उसके बारे में बताता है, रिसेंट, ठीक है। और ये जो लेटर है वो बताता है बाद की चीज़ों को, लेटर, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारा पोजीशन को बता रहा है कि ही इज़ द लास्ट इन द पोजीशन, ठीक। और ये जो लेटर है इसका मतलब होता है दूसरा नंबर वाला, दूसरा वाला, ठीक है, मतलब बाद वाला। दो चीज़ों की अगर बात हो तो उसमें ये लेटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो लिखने वाला लेटर होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। एल्डर और एल्डेस्ट की बात करूँ तो हम ये तभी यूज़ करते हैं जब ब्लड रिलेशन की बात करें। अगर हम कोई चीज़ों की यूज़ करेंगे, चीज़ों के लिए थे इसके लिए, तो उसके लिए हम या तो बिग यूज़ करेंगे या तो स्मॉल यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम एल्डर या एल्डेस्ट चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते, केवल ब्लड रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के लिए, पर्सन के लिए, ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट हम पर्सन और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं,
फारदर, फारदर मतलब कितना दूर है, ठीक है, फार आया है इसमें, दूरी की बात कर रहा है, ठीक है, और फारदेस्ट, ठीक है, ये सब ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। और जो फर्दर है तो वो इन एडिशन वाली डिस्टेंस, इन एडिशन के बारे में बताता है, मतलब कि फर्दर डिटेल विल बी प्रोवाइड आफ्टर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के बाद में आपको आगे की डिटेल, आगे की, तो आगे की जो बात कर रहे हैं ना वो फर्दर है। नियरेस्ट डिस्टेंस को बताता है और नेक्स्ट टू बी जो है वो पोजीशन को बताता है। तो ये प्लीज़, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड आप प्लीज़ देख के चल जाइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डिग्री पे आते हैं। अभी तो हमने बहुत ज़्यादा रूल देख लिए हैं, ठीक है, किस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज़ होता है, लेकिन हम इसमें और थोड़ा सा रूल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हम अलाउ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि सी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल, तो ये तो हमारा सही है, सी इज़ द प्रिटी, प्रिटी आ गया, एक वर्ड में बोल पा रहे हैं, तो वन सिलेबस है इसका, इसलिए हमने EST लगाया, क्योंकि ये हमारा कैसा है, सुपरलेटिव है। कैसा है, सुपरलेटिव। अगर ER लगता, ER के साथ में क्या आता, देन आता है, जैसे कि सी इज़ प्रिटियर देन द अदर गर्ल, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे EST आया, इसका मतलब ये सुपरलेटिव है और यहाँ पे ये सही है, ठीक है। अब डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव की मैं बात ये कर रहा था कि अगर यहाँ पे लिखा होता सी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल, तो देखो यार, मोस्ट तो हम ऑलरेडी हम लगाते हैं ना, किसके लिए लगाते हैं, जिसका 2 से 3 सिलेबस वाला वर्ड होता है, यानी कि बोलने में जो साउंड होता है वो 2 से 3 के लिए शब्दों में आता है ना। जैसे कि इंटरेस्टिंग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो मोस्ट ब्यूटीफुल बोल देते हैं हम, ठीक है। तो वो हमारा ये ऑलरेडी हम, हमारा जो सुपरलेटिव को शो कर रहा है और ये EST भी सुपरलेटिव को शो कर रहा है, तो हम दोनों चीज़ें क्यों रखें साथ में, हम जो सही है वही रखेंगे ना, तो हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते। सेम यहाँ कंपैरेटिव के लिए भी है, ठीक है। तो ये हमारा सी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल नहीं होगा, क्या होगा, सी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल गलत है, सी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल इज़ द राइट। द बॉय इज़ मोर स्वीटर देन दैट बॉय। अब देखो, द बॉय इज़ मोर, यहाँ पे मोर लग गया, सेम ये वाला, ये कंपेरेटिव वाला है ये, ठीक है, कंपेरेटिव में मोर लगता है ना, कब लगता है, जब सिलेबस जो है वर्ड का वो 2 से 3 हो, जैसे कि सब मैंने आपको ब्यूटीफुल वाला बताया था एग्जाम्पल, सी इज़ द मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पे भी इनने ER लगा दिया, या तो तुम मोर लगा लो भैया, या तो ER लगा लो, तुम दोनों लगा रहे हो, काहे लगा रहे हो बे, हाँ। पहली बात तो मोर नहीं आएगा, स्वीट को एक बार में बोल पा रहे हैं हम, स्वीट तो स्वीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस बॉय इज स्वीटर देन द दैट बॉय, तो ये सही होगा, बाकी चीज़ हमारी गलत है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, डबल कंपैरेटिव या डबल हमारा सुपरलेटिव कभी साथ में नहीं आएगा। और यहीं से हमें पूछे जाते हैं एरर्स, एरर डिटेक्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू क्वालिटी ऑफ सेम पर्सन। अगर हम कर रहे हैं टू क्वालिटी की बात सेम पर्सन की, तो हम यूज़ करते हैं मोर का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ही इज़ मोर टॉल देन हैंडसम, मतलब हैंडसम कम है भाई, वो ऊंचा ज़्यादा है, मतलब मैंने यहाँ उसकी 2 क्वालिटी किया, हैंडसम की क्वालिटी, ये भी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है हमारा, और ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एक क्वालिटी है। लेकिन मैंने क्या किया, उसकी जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को इस क्वालिटी से मैंने कंपेयर किया कि भैया वो टॉल ज़्यादा है, वो ऊंचा ज़्यादा है, पर वो कालू है भाई, इतना भी हैंडसम नहीं हो, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, कंपेरेटिव। Should be used as more wise while comparing two qualities of the same person या thing। अब जैसे कि यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, दो कंपेयर कर रहे हैं, किसकी, 2 क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक। मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मतलब वो स्ट्रॉन्ग तो है पर स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा वो वाइज है, ठीक है। तो हम यहाँ वाइजर नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे हम, मोर वाइज, ठीक। हाँ एक सेकंड, यहाँ क्या मैं गलत कर दिया, यहाँ उसके भाई से कंपेयर कर रहा है ना वो, ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर होगा, तो यहाँ पे वाइज नहीं आएगा, यहाँ वाइज आएगा, यहाँ वाइजर नहीं आएगा। ही इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ 2 क्वालिटी के कंपेयर कर रहे हैं हम, और यहाँ पे दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, तो ही इज़ मोर वाइजर देन, तो ये सही होगा हमारा, और ये भी सही होगा। कब होगा सही, ही इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है। एक में तो एक के भाई से कंपेयर कर रहा है, इसके भाई से, और एक में अपनी ही क्वालिटी को अपनी दूसरी क्वालिटी से वो कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरेटिव में हम यूज़ करते हैं अदर का, ठीक है, और या फिर एनी अदर का। कैसे यूज़ करते हैं अभी देखते हैं हम।
जैसे कि द बॉय हु हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, एनी अदर, हमने क्या किया यहाँ पे कंपेरिजन किया। तो कंपेरेटिव में हम यहाँ पे अदर का भी यूज़ कर सकते हैं और एनी अदर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे एनी नहीं आएगा, हम क्या लगाएंगे, या तो अदर लगाएंगे या तो एनी अदर लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, कंपेरेटिव में, ठीक है। अब इसका ये कंपेयर कर रहा है अदर वर्ड में अदर रिवर के साथ में, ठीक है। तो ये लॉन्गर देना, अगर ये लॉन्गेस्ट होता तो लॉन्गेस्ट के साथ में हम अदर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि सुपरलेटिव के साथ में अदर का यूज़ हम नहीं करेंगे। आता है ये रूल भी, आगे देख लो, सुपरलेटिव के साथ में अदर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपेयर हो रहा है इसलिए एनी अदर या अदर का यूज़ यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चलिए, इन सुपरलेटिव केस अदर इज नॉट यूज्ड। फॉर एग्जांपल, समुद्रगुप्ता वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल किंग्स ऑफ द हिज टाइम। हम ऐसा नहीं लिख सकते कभी कि समुद्रगुप्ता वाज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री, पावरफुल हम एक बार में बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे, इसलिए यहाँ पे हमने मोस्ट लगाया, नहीं तो पावरफुलिस्ट आता अगर एक बार में बोल पाते तो, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उस तरह से। मोस्ट पावरफुल ऑफ अदर किंग्स होता है कि अदर्स नहीं होता, क्योंकि सुपरलेटिव में अदर का हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑल किंग्स आ गया, ठीक है। मूविंग अहेड, एडजेक्टिव एक्सप्रेसेस क्वांटिटी दैट डू नॉट हैव डिफरेंट डिग्री कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब यहाँ पे देखो, कुछ क्वालिटी होती है जिनकी डिफरेंट डिग्री नहीं होती, ठीक है, और जो कि कंपेयर नहीं की जा सकती, जैसे कि परफेक्ट, कंप्लीट, सर्कुलर, फिनिश, स्क्वायर, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, इनफ, फुल, यूनिक, वंडरफुल, मार्वलस, एक्सीलेंट और अल्टीमेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते और इसकी अदर डिफरेंट डिग्रीज नहीं होती है, ठीक है, प्लीज़ इसको नोट करो। Similar things would be compared when we compare two things. For example, मैंने यहाँ यूज़ किया the climate of देहरादून is better than that of मेरठ, मतलब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा the climate of देहरादून का climate of मेरठ से। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, पहले सेंटेंस में देखो, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, मतलब यहाँ पे देहरादून के क्लाइमेट का कंपेयर हो रहा है मेरठ से। ये तो गलत है ना भाई, सेम चीज़ लो ना कंपेयर करने के लिए तुम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। अब यहाँ पे जो दैट ऑफ आया है ना, वो एक्चुअल में क्लाइमेट के लिए आया है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून। अब यहाँ पे हमने क्लाइमेट ऑफ देहरादून लिख दिया है, तो दैट ऑफ लगाने से ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे भी क्लाइमेट का ही वो बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें से ध्यान रखना, क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ होगा, ठीक है। दैट ऑफ मतलब ये रिप्लेस होके आता है द क्लाइमेट ऑफ मेरठ का, ठीक है। तो हम दैट ऑफ लगाते हैं देन के बाद में, ठीक है, इस केस में ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फाउंड बाय द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू। अब कुछ कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके बाद में कुछ फिक्स्ड प्रोपोजिशन होते हैं, जैसे कि अगर सुपीरियर आया है, ही सुपीरियर, तो साथ में टू आएगा ही इज इन्फीरियर टू हिम, ही इज जूनियर टू हिम, ही इज सीनियर टू मी, ही इज प्रीफर टू, ही इज प्रिफरेबल, ही इज एल्डर टू, ही इज यंगर टू, ही इज प्रायर टू। तो हमेशा इनके साथ में टू हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, प्लीज़ इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी, ही इज आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इसके साथ में आता है, मतलब अगर प्रीफर आया है तो टू तो आएगा ही, सीनियर आया है तो टू आएगा ही, टू आएगा ही, जूनियर आया है तो भी टू आएगा ही, ठीक है, प्रायर आया है तो टू आएगा ही, मतलब ये फिक्स्ड है। इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन आया है टू वो फिक्स्ड है कि इसका आना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज बेटर एंड मोर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, कोई भी सेंटेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ही इज डूइंग वर्क बेटर एंड बेटर, तो ये बेटर एंड बेटर जो है वो हमारा आ सकता है, मतलब एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव या फिर नाउन एंड नाउन, ठीक है। ये हमारा एक रूल है, अगर पहली चीज़ एडजेक्टिव है तो दूसरी चीज़ भी सेम रहेगी, पहली चीज़ नाउन है तो दूसरी चीज़ भी एंड के बाद वाली सेम रहेगी। तो ये एक रूल है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही इज़ डूइंग वर्क बेटर एंड बेटर डे बाय डे,
ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। एंड नॉट विथ पॉजिटिव। अब अगर ऐसी चीज़ आ रही है ग्रेजुअल इंक्रीज वाली, तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री में नहीं लिखते, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं टू कंपैरेटिव के साथ में। जैसे कि इंडियन फील्डिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, ही बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट वाइल्ड स्टडिंग, ठीक है। तो ये सब कंपेयर कर रहा है एक के बाद एक, है ना। टू कंपेरेटिव हमने यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये टू कंपेरेटिव डिग्री है, मोर, बेटर, बेटर, ये हमारा गुड का कंपेरेटिव डिग्री है ना। तो ये दो हमने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, उनकी जो फील्डिंग है वो बेटर से बेटर होती जा रही है, अच्छे से अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट से टू फर्स्ट या फर्स्ट टू। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एपिसोड बताया था, मैंने आपको ऑर्डिनल नंबर, एक चीज़ बताया था आपको, ऑर्डिनल नंबर वाला और कार्डिनल नंबर वाला। तो ऑर्डिनल नंबर वाला हमारा पहले लिखेंगे हम, और कार्डिनल नंबर वाला बाद में। ऑर्डिनल नंबर हमारा ऑर्डर या पोजीशन को बताता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो देखो यहाँ पे आई सॉ द फर्स्ट टू एपिसोड, तो द फर्स्ट यहाँ पे आया, और फिर ये सेकेंड जो है वो टू जो है वो हमारा कार्डिनल है। और जबकि इस केस में देखो आई सॉ ओनली टू, द टू लिख दिया और फिर फर्स्ट लिख रहा, तो पहले इसने कार्डिनल कर दिया, बाद में ऑर्डिनल कर दिया, तो ये गलत है। ऐसा ही होगा, हमारा पहला ऑर्डिनल होगा फिर कार्डिनल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When two adjectives in different degree of comparison are used with the same sentence, each should be completed in itself. जैसे कि क्या है सेंटेंस, अगर he is as good if not better than his brother, he is as good as if not better than his brother. अब यहाँ पे देखो, दो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, जहाँ पर सेम सेंटेंस में ये यूज़ हो रहे हैं, और हर चीज़ अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने एक एडजेक्टिव यूज़ किया हूँ एक डिग्री में, तो पहली डिग्री अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, फिर जो दूसरा मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि ही इज़ एज गुड एज, इफ़ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर, वो मतलब इसका मतलब ये है कि वो है, वो ना, वो बहुत अच्छा है। यदि नहीं है तो लेकिन उससे, उसके जो भाई है ना, उससे भी तो कम से कम अच्छा तो है ही, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है। हमेशा इसको भी नोट कर लो एक बार आप, कि एज गुड आया है या एज बैड आएगा, तो एज गुड एज होता है, ठीक है, मतलब, या फिर एज बैड एज होता है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस भी आपको प्लीज़ ध्यान रखना कि कोई चीज़ ऐसी आई है जो कंपेयर हो रहा है, किसी से कंपेयर कर रहा है, तो एज गुड एज, एड बेज एड, बैड एज, है ना। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको ये वाला रूल बताया था ना मैंने, कि प्रोनाउन के आगे पीछे दोनों सेम रहता है, तो सेम यहाँ पे कोई चीज़ नाउन रहती है या फिर एडजेक्टिव रहता है, ठीक है। बाद आजू बाजू वाली चीज़ें हमारा एस और एस रहता है, और बीच में एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये रूल भी लिख लो आप, ठीक है। एस, एडजेक्टिव और एस, एस से शुरू होगा, बीच में एडजेक्टिव आएगा और लास्ट में एस भी एस आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्थ प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी आती है आफ्टर सम नाउन, जैसे कि ताजमहल इज मॉन्यूमेंट वर्थ विजिटिंग, तो यहाँ पे वर्थ में विजिट आया और साथ में आईएनजी आया, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। कंप्यूटर इज कमोडिटी वर्थ बाइंग, तो यहाँ पे भी सेम, वर्थ के साथ में बाय और प्लस में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वर्थ के साथ में हमेशा ध्यान रखना, वर्थ के साथ में कोई भी अगर वर्ब आई इसके बाद में, वर्थ के बाद में, तो उसमें हमेशा एनजी फॉर्म लगेगा। एरर्स ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं, एरर को सॉल्व करते हैं। अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया एडजेक्टिव के बारे में, अब आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है। देयर वर नॉट लेस देन 50% प्रेजेंट ऑन द रोड, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, प्लीज टेल मी। नॉट लेस देन आएगा या नो फीवर देन आएगा, कुछ आ रहा है आपको याद, क्वांटिटी वगैरह को लेके। देयर वर नो लेस देन या देयर वर नो फीवर देन 50%, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 50% आ गया, मतलब कहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है, तो यहाँ पे एक्चुअल में नो
फीवर देन, नो फीवर देन आएगा, ठीक है, नो लेस देन नहीं आएगा, नो फीवर देन 50%, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा रूल देख लो, मतलब कि फीवर वर्सेस लेस कब कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये यूज होता है काउंटेबल के साथ में, 50% हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ठीक है, जैसे कि फीवर एप्पल्स, फीवर पीपल्स, फीवर बुक्स, ठीक है। और लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ में। कुछ बल्क क्वांटिटीज होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि लेस वाटर, लेस टाइम, लेस शुगर, ही हैज लेस टाइम, ठीक है। तो लेस वाटर, लेस शुगर, टाइम, मनी, है ना, ये सब के साथ में हम लेस यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो, फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मतलब इक्वल टू 0। तो अगर वो 0 रिमार्क्स दे रहा है जिसने बनाया था, मेरे दोस्त को ऑफेंसिव कैसे हो गया, उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, तो थोड़े बहुत तो दिया होगा ना उसने, अ फ्यू हो सकता है वो, ठीक है। तो अ फ्यू रिमार्क दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड, ये आपको मैंने बताया था बखूबी अच्छे तरीके से, अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू के बारे में, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में, ठीक है। प्लीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री, अभी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा एक्चुअल में, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट होगा, ठीक है। मतलब ये वर्थ वाचिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्री के बाद में आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है। इट इज़ वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री नहीं होगा, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। तो एरर इन पार्ट बी, रीता वाज लेस वरीड, यहाँ पे एरर है, ठीक है। जब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं ऑफ ऑल द स्टूडेंट से, तो ये यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपेरिजन हो रहा है किसका, मोर देन 2%, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑफ ऑल द स्टूडेंट मतलब वो सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ग्रुप की वो बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए था। तो यहाँ पे लेस वरीड जो है कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे गलत है, यहाँ पे द लीस्ट वरीड होना चाहिए था, लेस की जगह क्या होना चाहिए था, द लीस्ट वरीड, EST लगता है ना, लीस्ट वरीड। रीता वाज द लीस्ट वरीड व्हेन द डेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया ना, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं ही इज द मोस्ट, हम द मोस्ट लगाते हैं, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, इन द क्लास, इंपॉर्टेंट पर्सन इन द क्लास, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक और रूल लिख लेना प्लीज़, इसमें हम अगर मोस्ट लगा रहे हैं तो मोस्ट के जस्ट आगे द लगता है हमारे पास, ठीक है। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द क्लास, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से रीता वाज द लीस्ट वरीड व्हेन द डेट यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ही सेड हैव अर्ड देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे द मोस्ट लगा है, परफेक्ट लगा है। अच्छा एक सेकंड, परफेक्ट क्यों लगा भाई, मोस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये सुपरलेटिव के लिए यूज़ होता है, लेकिन यार परफेक्ट को तो अभी हमने पढ़ा ना, कुछ चीज़ें जो होती है जिसका हम कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, तो वो हम इसका क्यों बना रहे हैं, परफेक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दो चीज़ की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टू एडजेक्टिव आया है, ठीक,
तो हम यहाँ पे मोर का यूज़ करते हैं। मोर प्लस वाइजर नहीं होगा, सी इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। ठीक है, सी इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइगर इज़ एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। इसका बताओ यहाँ पे क्या होगा। द टाइगर इज़ एज स्विफ्ट एज, यहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। एनी एनिमल होगा या एनी अदर एनिमल होगा। ठीक है, एनी अदर एनिमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड नो एनी मनी इन हिज पर्स। बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, नो एनी मनी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा हमारा, नो एनी मनी। जब हमारे पास कोई भी पैसे नहीं होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी जगह क्या होगा, नो मनी। ठीक है, नो मनी इन हिज पर्स। एनी मनी नहीं आएगा, नो मनी आ सकता है। ठीक है, या फिर इसकी जगह क्या यूज़ हो सकता है, इसकी जगह हो सकता है नॉट एनी मनी। ठीक है, लेकिन नो एनी मनी यूज़ नहीं होगा, या तो नो मनी यूज़ होगा या तो नॉट एनी मनी यूज़ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ही रियलाइज दैट ही डिडंट हैव एनी मनी इन हिज पर्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नो एनी मनी हम दोनों साथ में यूज़ नहीं करते। ठीक है, या तो नो मनी या तो नॉट एनी मनी होगा। ठीक है, नॉट अ सिंगल पेनी इन हिज पर्स, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे ये एरर था। अब यहाँ पे क्यों, यहाँ पे नो एंड एनी दोनों साथ में क्या नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे हम ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, या हम क्या यूज़ नहीं करते, नो और एनी को साथ में कभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये एक रूल है, इसको भी आप प्लीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कहीं भी आपने कहीं देखा होगा, कहीं लिखा होगा अगर नो एनी फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। या तो ये मत लिखो, इसकी जगह या तो आप ये लिख सकते हो नो फ्रेंड्स, या अगर कहीं लिखा होगा कहीं पे नो एनी टाइम, तो ये गलत होगा, नो एनी साथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप नो टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द 3 मिनिस्टर हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। मोर सक्सेसफुल होगा, मोस्ट सक्सेसफुल होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे। ऑफ द 3 मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, 2 भी नहीं है। 2 की अगर वो बात करता तो वो कंपेरेटिव हो जाता, 2 से वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 यहाँ पे केस हो जाते हैं हमारे पास जो कि कंपेरेटिव डिग्री में होते हैं। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी प्रूव, और मोर किसके लिए यूज़ होता है, मोर होता है 2 चीज़ों के यूज़ के लिए। मतलब 2 चीज़ के बीच में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2 पर्सन के बीच में, तब यू मोर का यूज़ होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है मोस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ, इट इज़ ऑल द मोर बेटर इफ़ यू वर्क इन माई कंपनी। इट इज़ ऑल द मोर बेटर, देखो यहाँ पे आ गया डबल कंपेरेटिव, मोर भी आ गया बेटर भी आ गया। या तो तुम बेटर यूज़ कर लो या तो मोर यूज़ कर लो, मोर तुम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बेटर यूज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कंपेरेटिव आ गया, तो ये भी गलत है हमारा, ये यहाँ पे डबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे सही हो गए हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।